नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से काव्य भाग से पाठ घर की याद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। कवि परिचय: भवानी प्रसाद मिश्र। तो आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो इत्यादि। इन्हें क्या क्या सम्मान मिले जान लेते हैं। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब सम्मान एवं पद्म श्री से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1985 में हो गई। तो सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रियता भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वारम्य के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल की गद्यात्मकता से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार की एक अंग बन जाती है। कविता घर की याद। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं, तत्पश्चात इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझेंगे। तो कविता इस प्रकार है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। प्राण मन घिरना, प्राणों और मन में छा जाना, तिरना, तैरना, पूर, बाढ़ या भंडार। शब्दार्थ देखते हैं। तो कवि कह रहा है कि आज बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है, रात भर वर्षा होती रही। ऐसे में मेरा मन अर्थात कवि का मन और प्राण घर की याद से घिर गए हैं। उनके नजरों में उनका घर और उनके सदस्य ही तैर रहे हैं। एक एक करके सबकी याद आ रही है। चूंकि कवि जेल में है, कह रहे हैं कि मेरा घर खुशियों का भंडार था, अर्थात कवि का घर, परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर हो गया है। तो इसके विशेष देख लें। मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज, प्रभावपूर्ण और अनुभूतिपूर्ण है। वे कविता करने या गाने की वजह कविता कहते हैं। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। पानी गिर रहा है वाक्य की आवृत्ति से वर्षा की झड़ी का बिंब साकार हो उठता है। घर नजर में तिर रहा है में चाछुत बिंब है, अर्थात कविता बिंबात्मक है। तो कवि ने
अपने भाव व्यक्त किए हैं। चूंकि कवि जेल में है और उन्हें अपने घर की याद आ रही है, यह बताना चाह रहे हैं कविता के माध्यम से। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। घर की घर में चार भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें। इसके शब्दार्थ देख लें। परिताप कष्ट या शोक। तो आइए अब इसके व्याख्या अर्थात भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि मेरे घर में चार भाई हैं और आज मेरी विवाहित बहन भी घर पर आई होगी। जब वह अपने पिता के घर आई होगी तो यह सोचा होगा कि अपने बहन भाइयों से मिलूंगी, परंतु मुझे न पाकर वो बहुत दुखी हुई होगी। तब उसे अपने पिता का घर कष्ट का घर प्रतीत हुआ होगा। मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम के कारण बहुत गहरे जुड़े हैं। उनमें गहरा लगाव और प्रेम है। ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने में आता है। मेरे चार भाई हैं, वे सबके सब भुजा के समान सहयोगी, कर्मशील और बलिष्ठ हैं। कभी कहते हैं मेरी बहनें भी चार हैं, वे चारों स्नेह की भंडार हैं। तो इस तरह उन्होंने अपने कविता को, अपने भावों को व्यक्त किया। तो आइए इसकी विशेषता देख लें। मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। कविता का परिवार संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण है, जिसमें सभी सदस्य आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। प्रश्न शैली का मनोरम प्रयोग हुआ है। भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास का संगम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार कविता के भावार्थ और विशेष के साथ पूरे होते हैं। इसकी बाद की पंक्तियों में कवि लिखते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की वह जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी परसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। शब्दार्थ देख लें। गढ़ी डूबी या धंसी, स्नेह धारा प्रेम की भावना, पसारा फैलाना। भावार्थ। कवि कहते हैं मेरी माँ बेचारी है, अनपढ़ है, वह मेरे वियोग में दुख में डूबी हुई होगी। वह इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूं तो फिर कोई दुख मेरे पास नहीं भटक सकता। कवि कहते हैं मेरी माँ की स्नेह धारा का फैलाव यहाँ कारागृह तक भी है। यहाँ भी मैं उसकी ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, वह लिखना नहीं जानती है, नहीं तो मुझे पत्र अवश्य लिखती। मैं जानता हूँ वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। इसके विशेष देख लें। कवि ने निरक्षरता की समस्या को भी उभारा है। माँ की गोद में सिर रखने का बिंब साकार हो गया है। प्रसार की जगत पर सारा शब्द का प्रयोग बहुत सुंदर बन पड़ा है। चौथी पंक्तियां इस प्रकार हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। आइए इनके शब्दार्थ देख लें। व्यापा
फैला हुआ या अनुभव हुआ। खिलखिलाएं हंस दे, हिचके डरे या घबराएं, बिचके डरे, बोल वाणी, झंझा आंधी, लड़चता लहराता। अब इनके भावार्थ को समझते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर कवि पिताजी की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। उन्हें जेल में पिताजी की याद आ रही है, तो कह रहे हैं यद्यपि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात उन्हें मन की कमजोरी ने कभी नहीं छुआ। आज भी उनके हृदय में युवकों जैसा उत्साह और साहस है। शरीर से भी वे इतने स्वस्थ हैं कि अब भी लंबी दौड़ लगा लेते हैं। इस उम्र में भी वे खिलखिलाकर हंसते हैं। उनके मार्ग में मौत जैसी भयानक बाधा भी आ जाए तो वे हंसकर उसका मुकाबला कर लें, उसका किसी प्रकार का भय न माने। सामने आते शेर को देखकर भी वे न घबराएं। आज भी उनकी आवाज में कड़क है। बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की गरज के समान उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। तो यह रहे इसके भावार्थ। आगे इसके विशेष को भी समझ लेते हैं। तो कवि के पिता की जिंदा दिली विशेष रूप से प्रभावशाली शब्दों में अंकित हुई है। उनका दौड़ना, खिलखिलाना, मौत और शेर के सामने भी न घबराना, बादलों के समान गंभीर वाणी होना उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के परिचायक है। इसमें वीर रस की मनोरम अभिव्यक्ति हुई है। बुढ़ापे के न व्यापने में विशेषोक्ति अलंकार है। बुढ़ापा होते हुए भी बुढ़ापा नहीं आया, इसलिए इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। अभी भी की आवृत्ति में जहाँ अनुप्रास और स्वर मैत्री है, वहाँ बुढ़ापे के न होने की सूचना भी है। बोल में बादल गरजना तथा काम में झंझा लरचना में उपमा अलंकार है। तो यह इनकी काव्यगत विशेषताएं। तो पांचवी पंक्तियां इस प्रकार है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। शब्दार्थ देख लें। दंड दंड बैठक लगाना, मुकद्दर व्यायाम करने का एक उपकरण, मूठ मुट्ठियाँ पकड़ने का स्थान। तो भावार्थ इस प्रकार है। कवि कह रहे हैं अपनी पंक्तियों के द्वारा कि मैं सोच रहा हूँ। कवि सोच रहा है कि आज जब मेरे पिताजी रोज की तरह गीता का पाठ करके, अर्थात पूजा पाठ कर कर, गीता पढ़कर तथा 260 दंड बैठक लगाकर, अर्थात व्यायाम कर कर और व्यायाम के लिए मुकद्दर हिलाकर तथा उनकी मूठों को मिलाकर छत से नीचे आए होंगे तो उनकी आँखों में अवश्य आंसू रहे होंगे। वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इस समय बरसात हो रही है और मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि मुझे अपने घर की सभी सदस्यों की याद आ रही है। तो इसकी विशेष देख लें। कवि के पिता शरीर से बलिष्ठ, कसरती, मन के भावुक तथा संस्कारों से गीता पाठी रहे हैं। इससे मिश्र जी की समृद्धि
सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान होता है। नज़र में तिरना एक दृश्य बिंब है। व्यायाम करने तथा गीता पाठ करने का बिंब भी साकार हो उठता है। मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज, प्रभावपूर्ण है। वे कविता करने या गाने की बजाय कविता कहते हैं। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। तो इस तरह से 5वीं पंक्तियों का भावार्थ और विशेष पूरा होता है। कवि जेल में बैठकर एक एक सदस्यों को याद करते हुए भावना व्यक्त कर रहे हैं। 6वीं पंक्तियां इस प्रकार हैं। 4 भाई 4 बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। शब्दार्थ देख लें। क्षण, पल, व्यापा, व्याप्त हुआ या फैला। इसके भावार्थ में कवि लिखते हैं कि अर्थात वो अपने मन के भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवार की याद आ रही है और वो तड़प रहे हैं। लिखते हैं कि मेरे घर में मेरे 4 भाई तथा 4 बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ है। फिर कहते हैं कि बहनें प्यार की भंडार हैं, अर्थात मेरी 4 बहनें भी हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब भाई बहन जब घर में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे, इन सबको एक साथ देखकर मेरे पिताजी को नज़र आए होंगे, तब उनकी क्या दशा हुई होगी मैं भली भांति जानता हूँ। कहते हैं यद्यपि मेरे पिताजी की अवस्था बहुत बड़ी है, वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवाओं की तरह पूर्ण स्वस्थ है। उन्हें बुढ़ापे की कमजोरियों और बीमारियों ने छुआ तक नहीं। ऐसे मेरे पिता मुझ 5वीं पुत्र को घर में न पाकर रो पड़े होंगे। वे मेरा नाम ले लेकर रो पड़े होंगे, अर्थात उन्हें कितना कष्ट और पीड़ा हो रहा होगा मेरे न रहने के कारण। तो इसके विशेष समझ लेते हैं। पिता के स्वस्थ किंतु भावुक व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। भवानी का परिवार संयुक्त परिवार का आदर्श रूप कहा जा सकता है, जिसमें भाई और बहनों गहरा लगाव रखते हैं। भाई के लिए भुजा की उपमा अत्यंत सुंदर बन पड़ी है। भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास का संगम है। पिता के फपक फपक के रोने का बिंब अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता सचमुच मनोहर बन पड़ी है।